सभापति महोदय, बहुत खुशी की बात है कि गुलामी से मुक्ति अगर हम देखते हैं तो पहली बार पिछले 10 सालों में हमें देखने को मिली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। मैं प्रोफेशन मेरा वकालत का है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैंने 43 साल की अपने प्रोफेशन में जो पहले इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट होते थे, एक गुलामी की देन थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सजा देने का प्रावधान था। वो न्याय की बात नहीं करती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने कानून अपने हिसाब से बनाए थे। लंबे समय तक किसी ने ये साहस नहीं किया और पहली बार हम देखते हैं कि ये साहस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने किया। ये कानून 1 जुलाई से लागू हुए और पूरे देश में आम जनता में इस बात के लिए हर्ष है कि समय पे कार्रवाई होगी और जो हमें हमेशा देखते थे डिले हो रहा है न्याय में, वो न्याय में डिले नहीं होगा और ये कानून अब सजा के लिए न्याय के लिए हैं, दोनों पक्षों के न्याय के लिए हैं। पहले सिर्फ इनकी जो अप्रोच जो थी वो सजा की थी। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। और सभापति महोदय, मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो पिछले 10 सालों में एक संकल्प रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, जो 10 सालों में मोदी जी का विजन रहा देश के लिए, अगर हम इसकी तुलना करें 10 सालों को, देश आज़ाद होने के सालों के बीच के पीरियड को, तो हम पाएंगे कि 10 सालों में जो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, वो आकर करके मोदी जी के राज के दौरान 10 सालों में 5वें नंबर पे आई। और जिस हिसाब से जो ग्रोथ रेट चल रही है, उस हिसाब से अगले आने वाले कुछ ही वर्षों में हम तीसरी विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, 2021 से 2024 के बीच में 8% रफ्तार से विकास और ग्रोथ रेट हो रही है, जबकि समय अगर हम देखें वो सामान्य नहीं था। 100 सालों के दौरान में इतनी बड़ी कोविड जैसी आपदा नहीं थी और भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी ही है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कहीं भी किसी रूप में लड़खड़ा गई नहीं लड़खड़ाई। तो साफ जाहिर होता है कि आज पूरे विश्व में भारत का जो है वो 15% दुनिया की ग्रोथ में योगदान है। और ये इसके लिए हमारे यही कारण है कि आज भारत का मान और सम्मान सिर्फ पूरे विश्व में है और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी को पूरे देश ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, क्योंकि उनकी लीडरशिप पे, उनकी गवर्नेंस पे आम जनता को विश्वास है। पिछले 10 सालों में जिस हिसाब से चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे युवा सशक्तिकरण हो, भिन्न भिन्न योजनाओं के द्वारा इनका सशक्तिकरण में हमेशा ध्यान रखा गया है। और यही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी योजना 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज पिछले कई सालों से ये व्यवस्था करना, ये विश्व में और कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में है और बिना किसी भेदभाव के। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहे हम ग्रामीण विकास देखें, चाहे शहरी विकास देखें, ग्रामीण विकास में पिछले 10 सालों में करीब 3,80,000 किलोमीटर की सड़कें जो हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे एक्सप्रेसवेज की बात करें, चाहे रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो साफ जाहिर हो रहा है कि पिछले 10 सालों में विकास हुआ है। मैं किसानों के बारे में, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं, तो ये पहली बार हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि के पिछले 10 सालों में करीब 3,20,000 करोड़ सीधे किसानों के खातों में गए। मैं मेरे विपक्ष के साथियों से पूछना चाहूंगा, क्या कभी इस तरह की योजना किसानों के लिए कोई भी सरकार लेके आई? ये सबसे बड़ा और सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ता। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के हम देखें तो उससे द्वारा इतना पैसा जो लीकेज हो रहा था, वो लीकेज से बचा। एमएसपी में भी किसानों के लिए जो रिकॉर्ड वृद्धि करी गई और सहकारिता, जो कॉर्पोरेशन का एक अलग से मंत्रालय बना और ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और पैक्स वगैरह को, जो ग्राम सेवा सहकारी समिति हैं, उनका भी बड़ा नेटवर्क जो है पूरे देश में बनेगा, तो किसानों को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। और श्री अन्न
जो मोटे अनाज का जो है एक सुपर फूड के रूप में अब पूरे के पूरे एक फैशन हो गया पूरे विश्व में। जो पहले बाजरा कोई खरीदता नहीं था, इस तरह मोटा अनाज खरीदता नहीं था, आज मोटे अनाज खरीदने का बिल्कुल फैशन है। स्वास्थ्य के लिए हर एक लोग जो हैं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इससे हमारा एक्सपोर्ट निर्यात होगा, उससे किसानों को फायदा होगा। सभापति महोदय, अभी हाल ही चुनाव में हमने देखा किस तरह संचार क्रांति का एक टेक्नोलॉजी का, चाहे इनसाइड इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, उसका दुरुपयोग किया गया। विघटनकारी ताकतें लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए, समाज में दरारें डालने के लिए अफवाह फैलाई गई, झूठ फैलाया गया, जनता को गुमराह किया गया, भ्रम फैला गया और मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेकर के किस तरह चुनाव में कि अगर बीजेपी अगर आ गई तो आरक्षण जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। एक तरह से एक जो झूठ फैलाया गया जनता में, आम जनता में, जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि इनके झूठ पे विश्वास नहीं किया और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार कृपया झूठ को असत्य कह सकते हैं आप। झूठ इज नॉट पार्लियामेंट्री वर्ड्स, झूठ की जगह पे असत्य कहें। यस सर। तो इस तरह से ये बेरोक टोक नहीं चलने दिया जाएगा और इसमें आने वाले समय में ये मानवता के विरुद्ध में बहुत गलत उपयोग हुआ है। और इनका मैं तो कहूँगा कि जिस हिसाब से कांग्रेस के साथी भी बैठे हैं, विपक्षी बैठे हैं, तो एक झूठ का जनरेटर के रूप में इन्होंने काम किया। सॉरी तो आप देखेंगे सर। और इसके अलावा कल अभी राहुल गांधी जी यहाँ पर बोले थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने हिंदू समाज को एक हिंसकवादी कहना, एक नफरत करने वाला समाज कहना, ये पूरे हिंदू समाज जो है आज पूरे देश का इस बात के लिए बहुत नाराज हैं और इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, अग्निवीर के मामले में उन्होंने सही तथ्य पार्लियामेंट में नहीं रखे, जो कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने उसी समय इस बात को बताया। और जो अभी देखा हमने कि जब शपथ ले रहे थे सारे हमारे विपक्ष के साथी भारत का संविधान लेके रह रहे थे, ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने संविधान के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया, संविधान को तार तार किया, वो संविधान की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी हम बात करते हैं कि इमरजेंसी की बात करते हैं, लेकिन इमरजेंसी लगी क्यों, इस तथ्य में जाना जरूरी है। इमरजेंसी इसलिए लगी कि 1971 में 352 सीटें कांग्रेस को मिलने के बाद इंदिरा गांधी जी का चुनाव कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। जब कोर्ट ने उनका चुनाव निरस्त कर दिया था तो भारत के संविधान में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट लाया गया कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके लिए आंदोलन हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे समाजवादी एसपी के साथी भी बैठे हैं, डीएमके के भी बैठे हैं और आरजेडी के भी बैठे हैं। हमारे मुलायम सिंह जी, नेताजी मुलायम सिंह जी को स्वर्गीय, और हमारे लालू जी को, हमारे करुणानिधि जी को, इन्होंने सारों ने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठा करके इन्होंने आंदोलन किए। लेकिन आज मुझे अचंभा हो रहा है इस बात का कि ये इंडिया अलायंस के साथ ये जुड़े हुए हैं, इनकी विचारधारा जो है ये नहीं मिलती। जब हमारे राष्ट्रपति जी का, हमारे माननीय स्पीकर महोदय जी का जब हो रहा था भाषण और सबने हमने उनको जब सम्मान देने के लिए खड़े हुए, तब जो उस समय स्थिति जो थी वो कांग्रेस की और आप लोगों की स्थिति ऐसा लग रहा था कि ये आपका जो मेल जोल है लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी विचारधारा जो है, मैं मानता हूँ संविधान के प्रति आपकी विचारधारा है, चाहे हमारे एसपी की हो, चाहे आरजेडी की हो, चाहे डीएमके की हो, लेकिन कांग्रेस से मेल आपकी विचारधारा भारत के संविधान के लिए नहीं खाती हैं। तो इसीलिए ये जो ढोंग रचा गया, जिस हिसाब से भारत के संविधान को दिखा करके शपथ ली गई, आम जनता जब इमरजेंसी को याद करती तो उनको पता लगता है कि संविधान के सबसे बड़ा हमला जो है वो किसने किया है। और मैं बताना चाहूँगा, और संविधान जब इमरजेंसी लगी उसके दौरान आप याद करो किस तरह जुडिशरी पे कमिटेड जुडिशरी बनाने के लिए, जब गोलकनाथ के केस में, केशवानंद भारती के केस में, एडीएम जबलपुर के केस में, जब सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की पीठ ने यह निर्णय दिया
कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं किया जा सकता। आपने इमरजेंसी में बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया और सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ल्ड को इमरजेंसी के दौरान, जब सारे नेता, हमारे मुलायम जी भी, लालू जी भी और करुणानिधि जी भी, सारे और भी बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, सब बड़े बड़े देश के नेता जेल में थे, तब आपने भारत का संविधान बदला। जो ये संविधान की बात करते हैं, भारत का संविधान बदला, उसमें अमेंडमेंट किए और पार्लियामेंट का टेन्योर जो है 1 साल संविधान बदल करके 1 साल बढ़ाया। इससे ज़्यादा पूरे भारत के इतिहास में संविधान पे हमला कोई हो नहीं सकता। जो लोग ये संविधान की बातें करते हैं, आम जनता अब ये समझते हैं, इनकी जो है ये इस तरह की जो कार्रवाई है वो आगे चलने वाली नहीं है। और यही नहीं कि जिस हिसाब से जो जजेज ने फैसला खिलाफ दिया, अगर उन्होंने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, उनको सुपरसीड किया गया, उनके जूनियर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, उनको रिजाइन भी करना पड़ा। तो कमिटेड जुडिशरी, आज तक भारत के इतिहास में जो जुडिशरी का गला इमरजेंसी के दौरान और इंदिरा गांधी के राज में घोंटा गया, कांग्रेस के द्वारा ये उनके पीरियड में हुआ, ये पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज आप देखें हमारी जुडिशरी जो है एक बहुत बड़ा एक लोकतंत्र का भाग है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जुडिशरी उस समय कंप्लीटली कमिटेड थे। उन्हीं लोगों का प्रमोशन होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते थे, जो कि सरकार के साथ रहते हैं। और आप देखेंगे, आप बात करते हैं दलितों की, जब दलितों की बात करते हैं और अंबेडकर जी को आपने क्या ट्रीटमेंट दिया, जब ये तो मोदी जी ने उनको आगे लाने लगे तब आप दौड़ करके आने लगे। आपने 1946 में उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं बनने दिया और उनको जाकर करके बंगाल से, जो कि अभी बांग्लादेश में है, वहाँ से आना पड़ा। और उसके बाद में आपने 1952 में अंबेडकर जी को नेहरू जी ने जाकर के उनके खिलाफ प्रचार करा करके उनको 1952 में बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी को हराया, क्योंकि और उसके यही नहीं, उसके बाद में 1954 में बाई इलेक्शन हुए, उसमें आपने अंबेडकर जी को हराया। तो आप दलितों की बात करते हो तो एक मजाक सा लगता है कि नाटक सा लगता है। और यही नहीं, एक तरफ बस एक सेकंड से 1 मिनट, और यही नहीं, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से देश के दलित नेता, जो कि हम बहुत मान और सम्मान देते हैं, क्योंकि उनका लेवल जो था, नेहरू जी को हमेशा डर रहता था कि अंबेडकर जी कहीं ऐसा मेरे बराबर का नेता तो इसको कैसे दबाया जाए, तो उनको आपने हमेशा दबाने की कोशिश की गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी जब भी पावर में थी, उनके द्वारा हमने पंच तीर्थ तैयार किए, चाहे उनके जन्म स्थान महो में हो, चाहे दिल्ली में उनका घर हो, चाहे 15 जनपद ऑडिटोरियम हो, चाहे मुंबई में उनका क्रिमेशन स्थान हो, चाहे लंदन में जहाँ वहाँ पड़े हैं वो हो। और उसके अलावा भारत रत्न अगर देने का काम किया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंस्टेंस पे उनको भारत रत्न दिया गया, इन लोगों ने ले लिया। तो कहने का मतलब ये है, ये दलितों की भली बात करें, दलितों के लिए करते कुछ नहीं है, गरीबी हटाओ, गरीबों को जरूर इन्होंने हटा दिया है। तो कांग्रेस के क्या कथनी और करनी में फर्क है। और जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने, जब कल मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ये विपक्ष के नेता बने, लेकिन मैं इनसे ये भी निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि विपक्ष का रोल बहुत बड़ा है और आप मर्यादा के साथ साथ आप मैच्योरिटी रखते हैं, परिपक्वता, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में पूरी परिपक्वता का वो पूरा अपना आप प्रदर्शन करेंगे। और इस तरह से इमैच्योरिटी से, जिस हिसाब से सदन का एक पूरी गरिमा पूरे देश में घटी, पूरे विश्व में घटी, इस तरह की बात वो नहीं करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।